माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अगले पार्ट के बारे में, जहां पर हम आज आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले के पार्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो पार्ट हमने कवर किया हुआ है, तो आज हम आगे के पार्ट कवर करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आप एंड तक वीडियो देखते हैं तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलने वाले नहीं है, और आप लोग उसको रेगुलर बेसिस पर डेली एक क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हेनरी फयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे समझने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल समझना भी जरूरी है। यहां पर आपको देयर आर 14 प्रिंसिपल, जैसे नाम से भी पता चलता होगा कि यहां पर टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। इन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हेडिंग्स को तो आपको अच्छे से करना ही है, साथ ही साथ इसमें से किसी भी तरीके के 7 या 8 प्रिंसिपल्स आप थोरली कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होने चाहिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मार्क्स मिले। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 मार्क के टर्मोलॉजीज के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं पहले हु इज हेनरी फयोल। हेनरी फयोल was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager. He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of the chief managing director. यानी हेनरी फयोल जो थे वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, बाद में वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और एक सक्सेसफुल मैनेजर के तौर पर वो उनकी शख्सियत उभर कर आई। साथ ही साथ उन्होंने अपना करियर जो था वो एज ए माइनिंग इंजीनियर के तौर पे शुरू तो किया था, लेकिन बाद में वो उसी कंपनी के अंदर वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच गए। तो उनके पास एक अपार एक्सपीरियंस था, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही उन्होंने इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया। तो after conducting many experiments and observation in organization, Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration। यानी उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसका उनको आउटकम भी मिला, ऑब्जर्वेशंस किया, उसके रिजल्ट्स के बेसिस पर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपनी किताब जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिश किया। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से, उनके इस एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि माइनिंग इंजीनियर के तौर पर उन्होंने शुरू तो किया था, लेकिन जब वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच गए तो ये जर्नी तय करने के लिए उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। उस चैलेंजेस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया, उससे उनका उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया कि इस चैलेंजेस को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, और बेस्ड ऑन देयर एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपनी किताब में मेंशन किया, जिस वजह से उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट, तो आपको हेनरी फयोल लिखना है, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है या मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। Fayol suggested 14 principles of management. These statements serve as a guideline for decision making and managerial action. यानी ये जो 14 principle of management है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के का बेस बन जाता है, ताकि वो डिसीजन और मैनेजमेंट एक्शंस कर सके। ठीक है, अब ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम जब पढ़ेंगे तो 14 पॉइंट याद कैसे रखना है, इसके लिए आपको एसएससी करना पड़ेगा, यानी स्मार्ट शॉर्ट कोड हम फॉलो करने वाले हैं, जिसका कोड है एड इन सोर्स। एड इन सोर्स, ADD, एड 3 पॉइंट हो गए, इन 1 पॉइंट हो जाएगा, सोर्स के अंदर S में 3 दिया है,
तो एड में 3, इनमें 1, 4 पॉइंट हो गए, एस के 3 पॉइंट यानी 7 पॉइंट्स, ओ 8 पॉइंट्स, यू में 2 पॉइंट्स है, आर सी ई के अंदर 2 पॉइंट्स है। तो इसको अगर याद रखने के लिए एड इन सोर्स, ठीक है। अब ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लिखते समय कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। आई एन, इन मतलब इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। S3 बोला है ना, तो तेरा 3 पॉइंट्स रिलेटेड विद एस। एक है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्केलर चेन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। 3 पॉइंट कौन कौन से बोला मैंने? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद स्केलर चेन एंड देन स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। O stands for order, principle of order. U stands for principle of unity of command, principle of unity of direction. उसके बाद R stands for principle of remuneration, principle of centralization. C stands for centralization. And E stands for equity, that is principle of equity. And aspirate D corps. Understood? आपको आई थिंक इस 14 पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोडवर्ड कैसा था? एड इन सोर्स। ए प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डी कॉर्प्स। ठीक है, अब हम इसको एक बार एक एक करके एक्सप्लेन करने की मैं आपको कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट दिया है ए स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मतलब आपके पास वो अधिकार है, क्या? डिसीजन लेने का। अथॉरिटी अधिकार है, क्या करने का? डिसीजन लेने का अधिकार है। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली विद द सबऑर्डिनेट्स। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहकर कोई भी चीज करे ताकि वो सही तरीके से हम उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ला सके। इसीलिए अथॉरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार जो होता है ना, वो जिम्मेदारी के साथ आता है। मैंने आपको अधिकार तो दे दिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं दिया, मैंने आपको अधिकार तो दे दिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं दिया, तो आप अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा सकते हो। लेकिन मैंने आपको जिम्मेदारी दे दिया तो आप अपने अधिकारों के तहत रहकर अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और जिम्मेदारी दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिम्मेदारी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। आप जिम्मेदारियों के बोझ के तले ना रह जाओ। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। मम्मी पापा 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, घर की चाबी आपके हाथों में जाकर दे रहे हैं और आपको कुछ पैसे दे दिया उन्होंने और कहा कि बेटा आपको जब भी जो जरूरत रहेगी आप मंगाकर खा लीजिए। ये आपकी क्या है? अथॉरिटी, और घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अथॉरिटी पैसा दिया है, आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, ये आपकी अथॉरिटी, अधिकार आपको दिया गया है। जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अभी पप्पा मम्मी ने ज्यादा पैसे दे दिए, अधिकार ज्यादा है उनके पास और जिम्मेदारी है ही नहीं, गैर जिम्मेदाराना हरकत है, तो आप घर में अपने दोस्तों को लेकर आओगे, 2 दिन फुल चिल आउट करोगे। अधिकार ज्यादा है, जिम्मेदारी बहुत ही कम है, तो लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। अब मम्मी पापा ने आपके भाई बहनों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी है, लेकिन आप उससे रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और अथॉरिटी कम है। भाई बहन घूमकर घर पर रिटर्न आ रहे हैं, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, अथॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। मैं घर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए कि मैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में भी एप्लीकेबल होती है।
So if the manager is given the authority to complete a task with a given time, it should be held or responsible for he does not complete the work in given time. अगर आपने उसको जिम्मेदारी दी है, आपने उसको अथॉरिटी दी कि भाई साहब ये काम आपको टाइम पर करना है, अगर वो टाइम पर काम कर नहीं पाता तो उसकी जिम्मेदारी उसके हाथों पर है, आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं. मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट टू द गोल. यानी मैनेजर के पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए, वो अथॉरिटी होती है कि वो अपनी मैनेजरियल डिसीजंस को टेक अ कॉल कर सकता है, मैनेजरियल डिसीजंस ले सकता है, ताकि सही समय पर वो सही एक्शन करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे. डी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना, काम को बांटना. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को बांटना. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्क डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल. यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप कंपनी के अंदर अपने कामों को बांट दो डिपेंडिंग ऑन देयर डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट वाइज भी आप बांट सकते हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल, कमर्शियल, उसके बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल ऑप्शंस के तौर पर आपने बांट दिया. उसके बाद इट इज असाइन टू द एम्प्लॉइज इज बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज. आप उसके एम्प्लॉइज के ऊपर भी जिम्मेदारी बांट सकते हो, काम को बांट सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस एज वेल एज क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज. It helps to improving their efficiency and expertise of the employees, which ultimately turns into expected productivity level. अगर आपने उनके काम को, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को उनके टैलेंट के बेस पर, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर, उनके कैपेबिलिटीज के बेस पर, उनके एक्सपर्टाइज के बेस पर बांटा है, तो ऑब्वियसली वो जो आउटकम आपको देंगे ना, वो प्रोडक्टिविटी लेवल अलग ही लेवल की होगी, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है. मतलब द वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉइज विच इज बेस्ड ऑन देयर टैलेंट्स, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड वर्क कैपेबिलिटीज. अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा डी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. भाई कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, चाहे आप घर संभालो या कई बड़ी कंपनी संभालो, छोटी कंपनी संभालो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर संभालो, मॉल संभालो, डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल स्टोर, किराना स्टोर, कोई भी चीज करो, आपके काम में डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अकॉर्डिंग टू फयोल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे ज्यादा अगर कोई अहमियत रखता है तो वो रखता है डिसिप्लिन. एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए और उसका वो पालन भी करना चाहिए. Discipline helps to achieve the goals in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. Thus, there must be a clear understanding between management and workers regarding the organization rules. Basic discipline should be observed at all levels of management. यानी आपके मैनेजमेंट अथॉरिटीज, आपके मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में कनेक्शन करने का काम अगर किसी का होगा तो वो डिसिप्लिन है. तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट दोनों के बीच में जो तालमेल है, वो तालमेल कब पता चले? जब दोनों को अपने अपने काम करने के तरीके पता हो, दोनों को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव पता हो, ताकि दोनों ही अपने अपने लेवल पर क्या करें, काम कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो कर सके. बेसिक डिसिप्लिन वाला पार्ट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जा सकता है. आप अपने घर में भी देख सकते हो. घर की एक्टिविटी जब आप करते हो तो काम करने का एक तरीका होता है. उस काम करने के तरीकों को मम्मी पापा अपने डिसिप्लिन मैनर में रखते हैं. भाई साहब आपको 8 बजे घर पे आना है, 10 बजे घर पे आना है, एक डिसिप्लिन क्राइटेरिया, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बार बार मैं घर से कनेक्ट करने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको कोई रिलेट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है इन स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव रिफर्स टू द वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे. मतलब अपनी मर्जी से किसी चीज की पहल करना, अपनी मर्जी से
कि एक कदम बढ़ाना, इनोवेटिव वे में काम करना आपकी इनिशिएटिव है। The freedom to think and work on new ideas encourages employees to take initiative while working on given task। यानी आप एम्प्लॉयज को इतनी फ्रीडम दे दो कि अगर उसको कोई टास्क दिया गया है तो वो अपनी थिंकिंग को डेवलप करके अपने आइडियाज के हिसाब से उस काम को करे, और अगर वो नई चीजें ट्राई करता है तो हमें उसे इंकरेज करना चाहिए। This initiative should be welcomed by the manager, including through the discussion on those new ideas। इसलिए मैनेजर उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी कल्चर बन सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अंडरस्टूड? यस। यानी अगर आपके पास कोई नया आइडिया है तो आप वो मैनेजर के साथ डिस्कस करो और उसको अप्लाई करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट, S stands for principle of subordination of individual interest to the organization interest, जिसको हम सिंपल में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल का कहना क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को पर्सनल मकसद के साथ जोड़ दो तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। एग्जाम्पल, according to this principle the interest of the individual must be given less importance than the interest of the organization। यानी जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो आपको उसको ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसीलिए while taking the decision in the organization the manager should always consider the interest of the whole ग्रुप rather than the individual interest of the single employee। इसीलिए जब भी डिसीजन लिया जाता है वहां पर मैनेजर पूरे ग्रुप के इंटरेस्ट को देखता है, पूरे ग्रुप को समझने की कोशिश करता, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट को वो तवज्जो या इंपॉर्टेंस देने वाला है। इसीलिए सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। मतलब इसीलिए जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो पहले हमें उसके टारगेट को कंप्लीट करना है। अगर हम उनके टारगेट को कंप्लीट करते हैं, उनके मकसद को अचीव करने की मदद करते हैं, तो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी टाइम पर कंप्लीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द विनिंग द मैच एज अ टीम rather than the individual records। जैसा कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल ले तो हमें सिर्फ जीतने के बारे में सोचना है। तो वहां पे जो 11 प्लेयर्स टीम उस फील्ड पर उतरते हैं वो एक टीम को जिताने की कोशिश करते हैं, और जिताने के अगर वो जिताने के बाद पीछे पड़ रहे हैं, वो जिताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका इंडिविजुअल रिकॉर्ड बेहतर होने वाला है। वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए फील्ड पर नहीं उतरते, वो ऑर्गेनाइजेशन को या उस टीम को जिताने के लिए कोशिश करते हैं। यानी उन्होंने उस टीम को ज्यादा प्रायोरिटी दी है एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल स्कोर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, S stands for principle of scalar chain। स्कैलर चेन का मतलब क्या होता है? इट इज अ हियरार्ची ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी किसी भी कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसी भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय से जाकर या वर्कर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करता। उसने एक प्रोसेस बैठाया हुआ है कि भाई साहब टॉप लेवल मैनेजमेंट विल बी कोऑर्डिनेटेड विद मिडल लेवल, मिडल लेवल विल बी कम्युनिकेटेड विद लोअर लेवल, लोअर लेवल पर भी सुपरवाइजर वर्कर से कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। तो ये एक हियरार्ची ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। This helps to ensure orderly flow of the information and communication। टॉप लेवल में जो इंफॉर्मेशन मिडल को दिया, मिडल वाला वो लोअर को देगा, और लोअर अपने सबऑर्डिनेट्स और वर्कर्स को कम्युनिकेट करने वाला है। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन विच इज टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभी क्या होता है, ये छोटा मोटा बात नहीं है, सिर्फ 3 लेवल दिखता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे अथॉरिटीज एंड उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर्स होते हैं। लेकिन इसको जब ऊपर से लेके नीचे तक कम्युनिकेट करने की बात आती है तो उसमें इट कैन टेक लॉट्स ऑफ टाइम। For example, a general manager informs the decision to respective functional manager. Then the functional manager will pass to the supervisor, and supervisor will inform to the foreman, and so on. According to the level of authority, for avoiding the longer chain and to take speedy decision,
क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लैंक. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी इज नेसेसरी. मतलब जनरल मैनेजर ने कोई चीजें बतानी है तो जनरल मैनेजर अपने फंक्शनल मैनेजर को बताएगा, फंक्शनल मैनेजर सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर अपने वर्कर्स को इनिशिएट करेगा. इसमें टाइम लग सकता है, यस टाइम लग सकता है, बट स्पेशल कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. तो जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें, जो कम्युनिकेशन चेन की हम बात करें, वो ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं. तो जब वो ब्रेक होते हैं तो वो गैंग प्लैंक कहलाता है. जैसे ए ने ई को, देखो जैसे हम क्या बात करें, ध्यान से सुनो. डी रिपोर्ट करेगा सी को, सी रिपोर्ट करेगा बी को, बी रिपोर्ट करेगा ए को. ए को कम्युनिकेशन करना है तो ए कम्युनिकेट करेगा ई को, ई कम्युनिकेट करेगा एफ को, एफ कम्युनिकेट करेगा जी को. ये एक प्रोसेस है. बट ड्यू टू दी इमरजेंसी, एक इमरजेंसी की वजह से डी जी को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है विद द प्रॉपर परमिशन. ठीक है, प्रॉपर परमिशन, अथॉरिटी की परमिशन के बाद. इसको कहेंगे गैंग प्लैंक. सिंपल डायग्राम देख रहे हो जो डी और पी का है. ठीक है, द कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड पी, डी से लेके पी जो भी जी तक का कम्युनिकेशन है वो एक प्रॉपर हियरार्ची के थ्रू चल रहा है. लेकिन कभी कभी इमरजेंसी के थ्रू या डिले टालने के लिए हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं, जिसमें डी डायरेक्टली जी से कम्युनिकेशन कर सकता है, जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एस स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर. At the time of recruitment, the employees, the management should ensure them about the stability of tenure or job security. It plays very important role in the creating sense of belongingness among the employees. Insecurity of job always affect the efficiency of the employees adversely, whereas the job security minimizes employee turnover ratio. मतलब आपके पास कोई अगर वर्कर या कोई एम्प्लॉय काम करता है तो आप उसको कह दो कि भाई तू काम कर, तो टेंशन मत ले, तेरा जॉब किधर जाने वाला नहीं है. अगर आप उसको जॉब सिक्योरिटी देते हो ना और बोल तू काम कर, बस तू अच्छे से अच्छा काम करना, मैं तेरे को प्रमोशन तक दिलाएगा लेकिन तेरा काम जॉब जाएगा नहीं, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई साहब मुझे अच्छे से काम करना, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो मुझ पर भरोसा करता है. अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपने किसी एम्प्लॉय को क्या करते, जॉब सिक्योरिटी दे, भाई तेरा जॉब कहीं जाने वाला नहीं है, तो अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा. लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर होता है जो भाई तू काम नहीं कर रहा तेरा जॉब खा जाऊंगा, भाई तू काम नहीं कर रहा तेरा जॉब खा जाऊंगा. तुमको कितनी बार बोला कि तुम मेरा टारगेट कंप्लीट करो, लेकिन नहीं करते, तुम्हारा जॉब तो इस महीने गया, तो उसके मन में डर आ गया कि भाई मेरा जॉब जा सकता है, जॉब जा सकता है. तो वो डर के माने से जो काम करना भी है ना वो गलत करेगा, या जो काम कर रहा है ना वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ नहीं काम करेगा. तो जिस वजह से क्या होता है, काम में गलतियां होती है और जिसके वजह से उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है. लेकिन अगर आप उसको जॉब सिक्योरिटी दे दो तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ने के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं. ठीक है. O stands for principle of order. The principle is based on a place for everything and everything is in its place. यानी एक ऐसी जगह जहां पर सब कुछ है और सब कुछ है तो वो एक जगह पर है. इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल शुड बी इन अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी. सही समय पर सही इंसान, सही जगह पर सही प्रोडक्ट होना जरूरी है. आपके किचन में देखो मम्मी ने क्या किया, पूरा किचन प्रॉपर दुरुस्त तरीके से लगाया हुआ है, ऑर्गेनाइज मैटर में लगाया हुआ है. आप जब किचन में एंटर करते हो तो आपको पता है चावल किधर है, शक्कर किधर है, गेहूं किधर है, आपको आटा किधर मिलेगा, दाल किधर मिलेगा, नमक किधर मिलेगा, चाय पत्ती किधर मिलेगी, सारी चीज प्रॉपर ऑर्गेनाइज है. तो आपको ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है. मतलब उन्होंने क्या किया, प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखा है. तो राइट प्लेस पर राइट टाइम पर सारी चीजें है तो वो एफिशिएंसी क्रिएट करने का काम करते हैं. वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी है कि सही आपने सही समय पर सही इंसान को काम पर लगाया, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा. और मटेरियल की अगर हम बात करते हो, मटेरियल जहां से लिया है वहां पर यूटिलाइजेशन होने के बाद, यूज करने के बाद सही जगह पर रख दो और दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो इससे टाइम पास होने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट होने वाला नहीं है. ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट अ राइट प्लेस एंड अ राइट जॉब. सही इंसान को सही टाइम पर सही काम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देयरफॉर द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. इसीलिए हमें प्रॉपर तरीके से फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या करना, इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट,
U stands for Principle of Unity of Command. Principle of Unity of Command क्या कहता है? Each member of the organization should receive order from only one superior. मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मेंबर एक ही लोगों से क्या करना चाहिए, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए. दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग द पीपल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें डिस्प्यूट वगैरह जो भी हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाती है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइडिंग कंफ्यूजन. अभी मुझे पता है मेरे बॉस एक ही बॉस है, उसने मुझे कमांड दिया, मुझे इसको रिपोर्टिंग करनी है, तो उसमें कहीं पे भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है. लेकिन अगर मेरे सर पे 4 बॉस है, चारों बॉस मुझे काम देकर आए तो रिपोर्टिंग किसको करूं? कभी कभी होता है कि मल्टीपल बॉसेस होने की वजह से डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तूने मेरा काम क्यों नहीं किया, तू उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा है, तो कभी कभी उनके आपस में न बनने की वजह से उसका खामियाजा एम्प्लॉय को भुगतना पड़ता है. तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एट अ वन सुपीरियर, एक टाइम पर एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को क्या देना चाहिए, कमांड देना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी वो कमांड देने के बाद उसकी जिम्मेदारी उस एम्प्लॉय पर है, वो एम्प्लॉय उसको ही रिपोर्टिंग करना चाहिए. देयर शुड नॉट बी अ मल्टीपल रिपोर्टिंग प्लेस. It also helps to avoiding confusion. If an employee receive command from more than one authority, he will get confused and will not be able to take decision about whose order should be followed. अगर एक से ज्यादा सुपीरियर से उसे कमांड मिल रहा तो वो कंफ्यूजन है कि मुझे किसका कमांड पहले फॉलो करना चाहिए. दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, इसलिए इसको गलत कहा जाता है. फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन हियरarchy should be well defined. Each employee should know his immediate superior and should receive order from him only. तो हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि मेरा बॉस कौन है, मुझे किससे कमांड मिलना चाहिए और मुझे किससे रिपोर्ट करना चाहिए. तो ये एक प्रॉपर अप्रोच या राइट अप्रोच होता है कि एक टाइम पर एक सुपीरियर से एक ही एम्प्लॉय को कमांडिंग देना और रिपोर्टिंग भी एक एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को देगा. सिंपल. Next, unity of direction. This principle states that there should be one head and one plan. एक इंसान है, एक हेड है और एक प्लान के साथ हम आगे बढ़ेंगे. Each group in organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using the single plan. एक टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को प्रॉपर तरीके से क्या देगा, डायरेक्शन देगा, और वो डायरेक्शन में मल्टीपल प्लान्स नहीं होने चाहिए, सिंगल प्लान होना चाहिए. मतलब टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर शुड बी गो विद द वन सिंगल प्लान. एक ही प्लान के साथ वो आगे बढ़ना चाहिए और वो चीज के लिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या देगा, प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला है. अगर वो मल्टीपल प्लान्स पर एक साथ काम करेगा तो सबऑर्डिनेशन में क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हमें कौन सा प्लान फॉलो करना चाहिए और कौन सा नहीं. नेक्स्ट, R stands for प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू द स्टाफ और एम्प्लॉय इज द principle to keep them satisfied financially as well as retain them for a long span of time within the organization. यानी हमारे पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सही समय पर सही रेम्यूनरेशन देना ताकि वो फाइनेंशियली वीक ना पड़े, साथ ही साथ उनको लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए कोशिश करो, क्योंकि वो हमारे लिए एक बैकबोन साबित होते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है उससे कई गुना कंट्रीब्यूशन उसके एम्प्लॉयज का होता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के मेजॉरिटी टाइम उस कंपनी को देते हैं. द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल. अगर आप उनको सही टाइम पे सही रेम्यूनरेशन करोगे, अच्छी पगार दोगे, इंसेंटिव्स प्रॉपर दोगे, बोनस प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके दोगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है. The remuneration should be fixed by taking the consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market trend and profitability of the organization. यानी किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन कंसीडर करने के समय आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है. उसकी स्किल कैसी है, वो एक्सपर्टाइज कैसा है, उसके पास नॉलेज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका टेनर क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग उसकी क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, उसको ट्रेनिंग प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके कोई डाउट्स है नहीं है, सारी चीजों पर फैक्टर्स पे बात करने के बाद उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है एज पर मार्केट स्टैंडर्ड. नेक्स्ट, C stand for principle of centralization. Centralization refers to the concentration of the powers and authorities. In some organization, this power is vested in the one hand and a few hands. This situation occurs in small organization, but if the size of the organization is large, then the decentralization of the power or authority. मतलब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है,
एक ही बॉस है या पार्टनरशिप फर्म में दो बॉस है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों के कंधे पर है। एक को कमांड देगा, काम करके लेगा, दूसरे को कमांड देगा, काम करवा के लेना है, और उनके सारे एम्प्लॉयज को पता है हमें रिपोर्टिंग बीच में ही करना है, यानी एक ही को करना है। तो वो सेंट्रलाइजेशन है, वो पहले बीच में बैठा है, उसको सारे लोगों को वो कमांड देने का काम कर रहा है, डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन, एक पर्टिकुलर इंसान है, कमांड दे रहा है, रिसीव कर रहा है, कमांड रिसीव, कमांड रिपोर्टिंग, कमांड रिपोर्टिंग, तो उसको पता है। लेकिन जब हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे मल्टीपल हेड्स हो सकते हैं, जिसे वो डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. This is to be done according to the size of organization, nature of activity, etc. यानी हम किस तरीके की कंपनी में काम करते हैं, हम किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। कंपनी छोटी है तो सेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल, कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होगा ही। मल्टीपल सीईओज, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो मल्टीपल उसको हैंडलिंग करने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ई स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्लियर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, देखो, प्रिंसिपल, द मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स while dividing the work, delegating the authority, deciding the monetary terms. There should not be any discrimination between the employee. It should be also suggested that the remuneration should not be depending on the department at the level of the subordinate are working. The employees working on the same level but in a different department should be paid some wages. This equity will help in avoiding the conflict in the organization. मतलब हमारे पास जितने भी सबऑर्डिनेट काम करते हैं ना, उनके लिए जो एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया वो एकदम फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, उनको जो हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट पर काम कर रहे हैं लेकिन उनका लेवल सेम है तो रेम्यूनरेशन भी उनका सेम होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम उनको समानता के साथ, ना तो जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ना ही उनके एक्सपर्टाइज के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ना ही उनके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे तो वो साथ में मिलकर काम करेंगे, मतलब हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन देयर वर्क। अगर हम उनको बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन करना चालू करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमें क्या करना है, जब हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात करते हैं तो हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रीजंस के हो, उनमें किसी भी तरीके का बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर सेम लेवल पर काम कर रहे हो कोई भी डिपार्टमेंट में तो उनका वेजेस भी फेयर होना चाहिए। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डी कॉप। यहां पे हेडिंग नहीं है लेकिन आपको पता है, मैंने शॉर्टकट एक्सप्लेन किया हुआ है। हेनरी फल क्या कहते हैं कि इज गिवन एम्फेसिस ऑन टीम वर्क। एस्पिरेट डी कॉप मतलब यूनिटी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम सबको पता है एकता में ताकत होती है। रीजन क्या है, जब एक टीम फील्ड पर उतरती है तो उसका मकसद होता है मैच को जीतना है। तो मैच को जीतने के लिए सारे डिपार्टमेंट का काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी रनिंग एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल एसेट of the organization. If all the employees are working as a union with a mutual trust, the difficulties can be solved quickly. सारे employees मिलजुल कर दिल और दिमाग, हार्ट एंड सोल से काम करेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर काम करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकता है। इसीलिए देयरफॉर अ लीडर और मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट of teamwork and understanding among the employees to be achieve organization goal। इसीलिए कोशिश करना चाहिए, इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज काम करे उनको समझा जाए, उनके बीच में तालमेल बैठाया जाए और उनके जितने भी डिस्प्यूट्स उसको रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि एक टीम सक्सेसफुल कब बनेगी, जब उसके सारे डिपार्टमेंट्स अच्छी तरीके से, एफिशिएंट तरीके से वर्क करते हैं। आई होप आपको इस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ तरीके से काम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लॉजिकली भी डेवलप किए गए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उम्मीद करता हूं
कि आपको इस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।